यूपीएससी 2021। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये हिंदी में कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मेरे यहाँ फ़ॉन्ट में कुछ इशू था लैपटॉप में हिंदी के। तो ये जैसे कुछ शब्द जो है ये अधिकार है उसमें ई हट गया है। बाकी समझ में आ जाएगा। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज, जिसकी केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका में भी छोटी की मात्रा हट गया है। कुछ आ रहा है समझ में? हाँ या ना? Which one of the following best defines the term the state? A community of persons permanently occupying a definite territory independent of external control, मतलब सॉवरेनिटी हो गई। और कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी की बात कर रहा है। और टेरिटरी में कौन रह रहा है? अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स, मतलब पॉपुलेशन की बात कर रहा है। हाँ या ना? अगर इस शब्द को लिखें तो क्या किस चीज की बात कर रहा है? पॉपुलेशन। यस, A community of person permanently occupying a definite territory, मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र, independent of external control, मतलब sovereign power, and possessing an organized government, the government। तो चारों चीजें हो गई कि नहीं हो गई? That is the answer, simple। हाँ या ना? तो देखिए क्या होता है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ना और उसको सॉल्व करना दोनों बहुत डिफरेंट होता है। समझ रहे हैं? मैं इसीलिए हमेशा ये कहता हूं कि प्रीलिम्स निकालना है। अगर प्रीलिम्स निकालना है तो प्रीलिम्स निकालने के लिए बेसिकली पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। प्रीलिम्स निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत होती है क्या सॉल्व करने की? ये रामबाण है भाई, बस ये सॉल्व करो ना सबसे ज़्यादा। मतलब पढ़ना तो पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, बट केवल पढ़ते रहोगे और ये सॉल्व नहीं करोगे तो फिर एग्जाम निकलना नहीं, प्रीलिम्स तो नहीं निकलेगा। मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि अगर आप पढ़ बहुत रहे हैं बट आप एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो फिर एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल है। अब जैसे कल ही एक बच्ची से मेरा बात हो रहा था, वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ रही है ना, और कहीं ना कहीं उसने शुरुआत मेरे गाइडेंस में ही किया था, है ना। अब वो मुझे फ़ोन कर रही थी कि कल, है ना, तो मैं टाइम निकाल कर फिर उससे बात किया तो वो कह रही थी कि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हूँ यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रही हूँ टॉपिक वाइज भी एंड दी जो ऑल सब्जेक्ट की एक टेस्ट सीरीज आती है वो भी। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है तो कि आप क्वेश्चंस लगा रही हैं।
तो उन्होंने कहा दिक्कत ये है कि मैं क्वेश्चंस जब लगा रही हूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो टॉपिक ऑलरेडी मैंने पढ़ रखे हैं वो भी गलत हो जा रहे हैं। मैं बोला तो और अच्छी बात है, मैं बोला ये और अच्छी बात है। तो फिर सामने वाले का थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया, या तो वो पागल हो गया है या तो मैं, वो मन ही मन ये सोच रही होगी, है ना, बोल नहीं रही होगी बट सोच जरूर रही होगी, वो मुझे भी पता है कि ये क्या कह रहा है। फिर मैंने उसके डाउट को क्लियर किया कि जो MCQ सॉल्व आप क्लास में या अपने रूम में या आप जो टेस्ट एग्जाम से पहले देते हैं, ये मार्क्स गेन करने के लिए नहीं होते, कभी भी नहीं। इनका गलत होना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन आप सही कर जाएंगे, वो क्वेश्चन बनाते ही ऐसा हैं जानबूझकर, क्योंकि जो क्वेश्चन आप सही कर जाओगे उसको दोबारा नहीं देखोगे। समझ रहे हो आप? लगेगा यार तो मेरे से तो हो गया ये, कि जिस क्वेश्चन को तुमने सॉल्व कर लिया उसको तुम उसको दोबारा देखने नहीं जाओगे, पर जिस क्वेश्चन को तुमने गलत किया उसको तुम दोबारा देखोगे कि क्यों हुआ, और फिर उसका देखोगे एक्सप्लेनेशन। यस, मतलब जो चीजें तुमने बुक से तैयारी नहीं किया या अपने नोट्स से प्रिपरेशन नहीं किया, उस चीज की प्रिपरेशन इस पर्टिकुलर MCQs और टेस्ट सीरीज से हो जाती है। आ रहा समझ में? ये है इंपॉर्टेंस। मैं तो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर गया हूँगा मुझे खुद याद नहीं है, और ये जितना ज़्यादा करोगे प्रीलिम्स निकलने के चांसेस उतना ज़्यादा हो जाएंगे। समझ रहे? तो पढ़ने के साथ साथ किस पे ज़्यादा फोकस करना भाई? क्वेश्चंस लगाने पर। हाँ या ना? धीरे से मैं बहुत सारे साइट्स बता दूंगा अच्छे अच्छे तुम लोगों को, जहाँ से तुम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो, उसके एक्सप्लेनेशन डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के तरीके हैं, हाँ या ना? क्योंकि जब हम बी पाथ अपनाते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए तो थोड़ा तो इधर उधर से ढूंढना पड़ता है। तो मैं बता दूंगा तो तुमको वहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास थे, मैंने किसी को दे भी दिए थे, फिर मैं तो मांगा भी नहीं, और फिर चाहिए होगा तो बताना, मैं दिलवा भी दूंगा। ठीक है? तो क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है भैया, आगे बढ़े। तो कल हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे थे, यस नो? चलिए दूसरा, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। अब चलिए हेडिंग बनाइए। अब यहां पर देखिए, अब कल हमने बात किया था इंडिया के पार्लियामेंट की और इंडिया के स्टेट लेजिस्लेचर्स की, हाँ है ना? जिसमें हमने एक तरफ देखा थी लोकसभा और दूसरी तरफ देखा राज्यसभा, एक तरफ देखा विधानसभा और दूसरी तरफ देखा विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, हाँ या ना? अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हमने देखी। सामान्य तौर पर पहले 7 ऐसी स्टेट्स थीं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, बट जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के पश्चात और जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वहां से लेजिस्लेटिव काउंसिल समाप्त हो गया। तो फिर कितने रह गए? 6 ही रह गए, हाँ या ना? सामान्य तौर पर भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने को लेकर के हमने बना तो जरूर दिया है, हाँ या ना? बट उसका उतना बड़ा रोल है नहीं। जो रोल पार्लियामेंट में, संसद में, राज्यसभा का दिखाई देता है, वो पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद के पास राज्य के अंतर्गत नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेट पावर राज्य के भीतर विधानसभा के पास ही होता है, हाँ या ना? क्योंकि राज्य, देखिए संसद में राज्यसभा जो है वो मनी बिल, धन विधेयक से संबंधित किसी विधेयक को नहीं रोक सकती।
और उसके अलावा किसी भी विधेयक को रोकने की पूरी शक्ति होती है राज्यसभा के पास। हाँ या ना? वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल हो या वो ऑर्डिनरी बिल हो, कोई भी कानून, कोई भी विधि बनाने की रास्ते पर हो, धन विधेयक को छोड़कर हर विधेयक पर राज्यसभा के पास पूरी शक्तियां हैं। यस, बट राज्य के भीतर की जब हम बात करते हैं तो विधानसभा अगर किसी विधेयक को पारित कर दे, पास कर दे, बिल को, बिल समझते हैं, किसी भी कानून को बनाने से पहले क्या लाया जाता है? बिल। सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार होता है। ड्राफ्ट जब तैयार होता है वो कैबिनेट के स्तर पर होता है। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल वाला स्तर, है ना? हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग कहीं किया गया है क्या बाबू? सबसे पीछे बगल, द कैबिनेट वर्ड कहीं यूज है हमारे संविधान में? कहां? अब देखिए, मैंने बोला कैबिनेट, अब कैबिनेट समझते हैं आप लोग? मंत्रिमंडल, मैं आऊंगा उस पर भी। कैबिनेट, डिफरेंस बिटवीन द कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, और किचन कैबिनेट, यस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, ये शब्द बहुत अलग अलग हैं, छोटे छोटे जरूर है, पर इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हाँ या ना? तो मैं इस पर आऊंगा जब हम उस टॉपिक पर आएंगे। बट 7:30 बजे निकल जाया करो घर से। बट मैं जैसे पूछ रहा हूं आपसे, द कैबिनेट मतलब, कैबिनेट अभी सिंपल सा मतलब समझिए, जो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी मंत्री बैठे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड कैबिनेट। अभी बस इतना ही समझ लीजिए, मंत्रिमंडल। 1978 तक, 1978 तक भारतीय संविधान में कहीं भी कैबिनेट शब्द का उपयोग नहीं था। 1978 तक ना, 1978 तक। बट इन 1978 हमारे संविधान में कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। यस, देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर आप न्यूज़ देखिए, वहां पर आप ये देखेंगे कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग नहीं होती। अब 82 मिनिस्टर्स बैठे हैं, सब एक साथ बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। 10, 12, 15 मंत्री बैठते हैं, है ना, केंद्र में, वो कैबिनेट हुए। अब जो कैबिनेट है, अब देखिए, ये हो गई सरकार के कुल मंत्री, पूरे मंत्री, जितने मंत्री हो एक सरकार में, केंद्र सरकार में होंगे, ये हो गया कैबिनेट। उससे छोटा, जिसमें बहुत बड़े बड़े मंत्री होंगे, जैसे मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, डिफेंस, हाँ, है ना, मतलब जिनके पास बड़े बड़े पद लेकर बैठे हैं, जो मंत्रालय के, वो इसमें आ जाएंगे। हाँ, है ना। फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रधानमंत्री के बिल्कुल करीब होंगे, मतलब प्रधानमंत्री उनके बिना चाय भी नहीं पीते होंगे, वो किचन कैबिनेट हो गए। यस, पर ये जो कैबिनेट वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ये भारतीय संविधान में 1978 में जोड़ा गया, है ना, अंडर आर्टिकल 352 क्लॉज 3। इसके पीछे की वजह थी, इंदिरा गांधी जी ने जब 1975 में इमरजेंसी प्रोक्लेम करवाया थ्रू द प्रेसिडेंट, एंड शाम को 7 बजे जब राष्ट्रपति महोदय रेडियो में आके कहते हैं कि इंदिरा गांधी रेडियो में आके कहती हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया है। राष्ट्रपति ऐसे देख रहे हैं, मैंने आपातकाल लगा दिया है? ठीक है, मैं साइन कर रहा हूं, बट लगाने का पावर किसके पास है? एट लास्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री।
हाँ या ना। और इंदिरा गांधी के खुद के जो मंत्रिमंडल के लोग थे और मंत्रिपरिषद के लोग थे, उनको तक जानकारी नहीं थी कि इस देश में इमरजेंसी लगने वाला है। मतलब इंदिरा गांधी ने किसी से डिस्कस नहीं किया था। तो मतलब उस दौरान इमरजेंसी लगाने की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ था। तो उससे बचाने के लिए 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी की, उस दौरान उन्होंने हमारे संविधान में बदलाव किया कि अब देश में आपातकाल तभी लगेगा जब कैबिनेट अपनी रिटन रिकमेंडेशन देगी राष्ट्रपति को। क्या देगी? रिटन फॉर्म पर रिकमेंडेशन देगी, लिख कर नहीं देगी तो नहीं लगाया जा सकता। मतलब केवल बोल दोगे फोन करके और राष्ट्रपति जी कैसे हैं, थोड़ा सा आपातकाल लगा दीजिए, तो ऐसे नहीं लगेगा। लिख कर देना पड़ेगा। किसको? मंत्रिमंडल को, कैबिनेट को। आ रहा है समझ में? यस नो? तो पार्लियामेंट, तो मैं बता रहा था कि पार्लियामेंट और राज्यसभा के पास ऑलमोस्ट इक्वल पावर्स हैं। बट स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करें तो वहां पर विधानसभा के पास पावर है। विधानसभा अगर किसी एक बिल को पास कर देती है, हाँ या ना, हाँ, तो ड्राफ्ट जो है वो कैबिनेट के स्तर तक होता है। फिर जब उस ड्राफ्ट को संसद के किसी सदन में या विधानमंडल के या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी सदन में रख देते हैं तो बिल बन जाता है, विधेयक। क्या बन जाता है? बिल। और जब संसद उसे पारित कर देती है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो बन जाता है एक्ट, अधिनियम। ठीक है? यस। अब जैसे भारत में एक पार्लियामेंट है, वैसे ही अमेरिका के पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस। पार्टी नहीं है ये, है ना? वहां तो दो पार्टियां हैं ना मेन। कौन सी? यस, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन। यस। डोनाल्ड ट्रंप कौन से पार्टी से हैं? रिपब्लिकन। बहुत आसान है याद करना, डी से डी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप डी और डेमोक्रेट्स डी, तो डी मत जोड़ो। पार्टी से हो गए, रिपब्लिकन पार्टी से, है ना? उनकी पार्टी भी जब सोच रही होती ये पगला कैसे बन गया, है ना? मतलब उसके डिसीजंस अलग ही चल रहे हैं। बट यूएस में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो इतना पावरफुल है ना, कि वो कुछ भी डिसीजंस ले लेता है। भारत में ऐसा नहीं है। और वहां पर एक बार कोई प्रेसिडेंट के तौर पर चुन लिया गया, हाँ या ना, तो 4 साल तक उसे हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मतलब वो 4 साल के लिए भगवान बन गया, क्योंकि वो उस देश का राष्ट्रपति बन गया जिसका इस विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री है जो। तो यूएस के पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस, जहां पर भी 2 सदन हैं, 2 हाउस हैं। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ द पीपल मत लिख लेना। हाउस ऑफ द पीपल भारत का है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या हाउस ऑफ पीपल, ये समझ में आएगा सामने में। भारत के लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो सीधे जनता के द्वारा चुनकर बेसिकली आ रहे हैं, हाँ या ना? और वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है कि वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे समझेंगे आगे जब हम संसद वगैरह में आएंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसमें 435 नंबर ऑफ सीट्स हैं, 435। दूसरी तरफ वहां के राज्यसभा को कहते हैं सीनेट। क्या कहते हैं? सीनेट। नंबर ऑफ सीट्स 100। कितनी सीट है? 100। अब ये वहां का लोकसभा है। कौन सा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहां का लोकसभा है। सीनेट वहां का राज्यसभा है और 100 सीट है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, 50 × 2, मतलब 50 राज्य हैं और सभी को 2 सीट मिली हुई हैं।
भारत में ऐसा नहीं है, हाँ या ना। फेडरल और जब संघात्मक और एकात्मक वाली चीजें मैं पढ़ाऊंगा, हाँ या ना, तो आप उस समय देख पाएंगे इन चीजों को कि संघात्मक और एकात्मक में ये फर्क होता है कि उन जो संघात्मक देश होते हैं उनकी जो सेकंड हाउस होती है, मतलब सीनेट हो या राज्यसभा हो, उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जैसे छत्तीसगढ़ देखें तो 5 सीट है, हाँ या ना, केवल कई जगह कई राज्यों के पास केवल 1 सीट है, कई राज्यों के पास 3 सीट है, कई राज्यों के पास 21 सीट भी है ना, तो अलग अलग है। बेसिकली हमारे यहाँ पॉपुलेशन बेस है किसी भी चीज़ को सीटों के बंटवारे को लेकर, इसलिए सीटें अलग अलग है। क्लियर हो पा रहा है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट क्लियर हो पा रहा है? बेसिकली इनका काम कानून बनाना, इनको भी बहुत सारे पावर मिले हुए हैं, यस, वहाँ पर इनका काम कानून बनाना है, बट वहाँ के प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर्स हैं, हाँ है ना। यूएस प्रेसिडेंट के, इंडियन प्रेसिडेंट के पास जो वीटो है वो बहुत बेसिक तरीके का है, हाँ या ना, बट यूएस प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर है वो बहुत पावरफुल है, हाँ या ना। वो कई बार वहाँ की पार्लियामेंट, मतलब कांग्रेस को भी, के कानून को भी झुका सकते हैं, ये वाली हालत होती है, हाँ या ना। यूएस प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है। तो ये हो गया कांग्रेस, मतलब कहाँ का पार्लियामेंट? अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का, यूएस का पार्लियामेंट। आ रहा समझ में? है ना, याद रखना कितनी सीट्स हैं? 435, और सीनेट में 100। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखना, बताऊंगा फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये है यूके, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, हाँ या ना। वहां पर पार्लियामेंट वर्ड ही यूज होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमने भी वहीं से टापा है भाई। सिंपल सी बात है ना कि अब जिस चीज की हमें आदत हो जाती है, हाँ या ना, हम प्रयास करते हैं कि हम उसी मैनर में ही चलें। तो हमारी आदत थी ब्रिटिशर्स के साथ काम करने की, हाँ या ना। वो बढ़िया हमको ऐसा एजुकेशन सिस्टम देखा गया जिससे हम बाबू बने, अधिकारी नहीं, और उस एजुकेशन सिस्टम को हमने अडॉप्ट भी कर लिया, और बाबू बनते बनते बहुत सारे प्रकार के बाबू बनना चालू कर गए हम। एक सरकारी बाबू जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, दूसरा तुम्हारे अपने मम्मी पापा के, और तीसरा किसी और के। बट वो दोनों पीछे के जो बाबू हैं उसकी वैल्यू तब बनी रहती है जब पहला वाला बाबू ठीक ठाक बन जाओगे तुम एक टाइम पीरियड के बाद, नहीं तो तुम्हारी फैमिली ही तुम्हारी कई बार वैल्यू नहीं करेगी। कई बार बोला जाता है कि इट्स ऑल अबाउट, इट इज नॉट ऑल अबाउट मनी, मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं है, ऐसा कहावत की जाती है, बट ये सब फालतू बात है, पैसा ही है। क्योंकि जब तुम बीमार हो जाओगे, हाँ या ना, तो उस दौरान तुम्हारे इलाज के लिए तुम्हारे परिवार वाले ही पैसा नहीं देंगे। अगर तुम्हारे जेब में पैसा ना हो, मांग के देख लेना कभी। अभी एक बिलासपुर का ही केस बता रहा हूं कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने लोन लिया बैंक से, ठीक है, और बैंक से लोन लिया और अपने परिवार वालों को नहीं बताया और ना चुकाया। उनके परिवार वाले उस घर में चैन से बढ़िया रह रहे थे और खुद तो बेचारे वो निपट गए बिना बताए कि मैंने कभी लोन लिया था। और नोटिस आता था तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि होगा कुछ, हाँ या ना, बैंक की तरफ से नोटिस आते थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब एट लास्ट
उनका घर बैंक ने कोर्ट के थ्रू कुर्क कर दिया, सीज कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। अब वो लोग कुछ दिन तो अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहे, बट कुछ दिन बाद रिलेटिव्स भी उनको अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। यस, इट इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। ये है रियलिटी, समझ रहे हैं? तो कुछ बनना पड़ता है कुछ अच्छा करने के लिए। तो अब यूके के लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं, कॉमन लोग चुनकर आ सकते हैं, दैट इज हाउस ऑफ कॉमन्स। क्लियर है? यूएस के पार्लियामेंट में जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। बट वहां पर एक दिक्कत ये है कि वहां की एक हाउस ऐसी बनी जिसमें बड़े बड़े लोग ही चुनकर आते हैं, भगवान लोग, और इसीलिए उसको कहा जाता है क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाँ या ना? भारत में ऐसा नाम नहीं रखा गया। भारत में क्या रखा गया? राज्यों की सभा। हाँ या ना? बट दूसरा हाउस वहां पर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्लियर हो पा रहा है? तो ये हो गई यूएस और यूके की पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। ये एग्जीक्यूटिव, दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक पॉलिटिकल और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये तुम्हारे इंटरव्यू का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। कई बार जब तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो उस समय इसको ध्यान रखना होता है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि आप जिस चीज की एग्जाम देने जा रहे हैं आप किसके पार्ट बन जाएंगे? एग्जीक्यूटिव के। क्योंकि लेजिस्लेचर तो लोग तो इलेक्ट होकर जा रहे हैं ना, अब चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप लेजिस्लेचर के पार्ट बन जाएंगे। हाँ है ना? पर आजकल लोग पहले एग्जीक्यूटिव में जा रहे हैं और एग्जीक्यूटिव में नाम कमा रहे हैं, सोशल मीडिया में अपने आप को फेमस कर रहे हैं बढ़िया, और उसके बाद फिर वो किस में चले जा रहे हैं? लेजिस्लेचर में चले जा रहे हैं। बहुत सारे आईपीएस, बहुत सारे आईएएस ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ में भी एक है। हाँ है ना? जो पहले एग्जीक्यूटिव के पार्ट थे, फिर वो चुनाव लड़ लिया उन्होंने, फिर आज मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। हाँ है ना? आगे बढ़े। उसके पीछे की वजह क्यों है कि सर आईएएस इतना पावरफुल होता है तो भी लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव, मतलब ऐसा नौकरी जो परमानेंट है, 60-62 साल तक तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमको सरकार तो सैलरी देगी, वो भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए या कोरोना आ जाए। हाँ या ना? तो भी तुम उसको छोड़कर इस तरफ क्यों जा रहे हो? उसके पीछे की वजह भी दिख जाएगी। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। अब यहां पर देखिए, एग्जीक्यूटिव दो प्रकार की है, एक पॉलिटिकल और एक परमानेंट। पॉलिटिकल और परमानेंट। बेसिकली परमानेंट की पहले बात कर लेते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो देखेंगे तो जितने भी यूपीएससी से सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं वो आईएएस रैंक के, वो स्टेट पीएससी से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपीज हों, ये उसके नीचे तक जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं। हाँ है ना? मतलब कौन काम कर रहा है? बाबू। हाँ है ना? जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे हो चपरासी तक, ये सब किसके पार्ट हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव के। हाँ है ना? एक बार नौकरी लग गई तो तब तक उस पद पर बैठे रहोगे जब तक तुमको हटा ना दिया जाए। और तुमने एक बार पद ज्वाइन कर लिया तो तुमको हटाना ऑलमोस्ट बहुत कठिन हो जाता है। सोचिए, एक आईएएस आईपीएस को तो सरकार वो खुद इस्तीफा दे देते हैं तो भी सरकार नहीं हटाना चाहती, क्योंकि सरकार तुम्हारे ट्रेनिंग में इतना पैसा खर्च करती है कि सोचती है कि हो सके इसका 2, 4, 5, 6 साल में मन बदल जाए। ऐसे बहुत सारे आईएएस और आईपीएस बैठे हुए हैं जिन्होंने इस्तीफा दे रखा है, पर 5 साल 6 साल हो गए अभी तक उनकी इस्तीफा मंजूर नहीं की सरकार ने। सरकार ये सोचती है कि यार हो सकता है मन बदल जाए इस आदमी का 1-2 साल में।
तो कई बार उनके इस्तीफा ही एक्सेप्ट नहीं करती, रिजिग्नेशन को, हाँ या ना। और अगर सरकार को इनको हटाना भी है तो एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से हटाना पड़ेगा। यस, जैसे अब जितने भी सेंट्रल जॉब है, आईएएस आईपीएस वगैरह जो यूपीएससी से सिलेक्ट हो रहे हैं, उनको हटाने का अधिकार तो केवल प्रेसिडेंट के पास है। कहीं लिखा है भारतीय संविधान में? नहीं, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि जो तुमको नियुक्त कर रहा है उससे नीचे का आदमी नहीं हटा सकता, द लोअर रैंक ऑफ दैट पोस्ट। और राष्ट्रपति से नीचे का है ना, ऊपर का हटा सकता है, तो राष्ट्रपति के ऊपर कोई नहीं है। कौन है इस देश में? कोई नहीं, ये तो भगवान है। राष्ट्रपति तो सबसे बड़ा पोस्ट है ना देश का, तो उससे नीचे का पद का व्यक्ति उसे नहीं हटा सकता। राज्य सरकारें एक आईएएस आईपीएस अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करेंगी, सस्पेंड भी अच्छे से नहीं कर सकती। सस्पेंड भी करेंगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगना पड़ेगा कि वो आपके अधिकारी को सस्पेंड किया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना अप्रूवल नहीं दिया तो सस्पेंशन भी कैंसिल हो जाएगा उस अधिकारी का। मतलब एक आईएएस आईपीएस अधिकारी जो यूपीएससी से सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, बेसिकली उनको राज्य सरकार द्वारा हटाना इंपॉसिबल है। उसे हटा सकता है तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ या ना, वो भी एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से। क्योंकि इस देश का इस देश का संविधान कहता है कि बिना सुने आपकी बात, बिना जांच के आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए पूरी तरीके से। यस, तभी आपको हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। हम रोज कोर्ट में केस लड़ते हैं इस मामले में लेकर। कई बार राज्य सरकारें क्या करती हैं, किसी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया या टर्मिनेट कर दिया। इवन आप ये सोचते होंगे सर ये परमानेंट जॉब के लिए होगा, ऐसा नहीं है। इफ यू हैव कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, आप कॉन्ट्रैक्ट में संविदा में भी हटे हैं तो भी सरकार आपको ऐसे नहीं हटा सकती। आपको हमेशा अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। अब इस परमानेंट पोस्ट पे हैं, ये सामान्य तौर पर लेजिस्लेचर जो लॉ बना रही है उसे इंप्लीमेंट करने का काम तो यही कर रहे हैं ना, क्योंकि इनको कुछ नहीं आता बेसिकली, हाँ या ना। अरे रियलिटी है भाई। अब चलो ठीक है, थोड़े ठीक ठाक लोग, देखिए जब हमारा देश बना, देश आजाद हुआ, उस दौरान मैक्सिमम जो लेजिस्लेचर में थे दे आर लॉयर्स, है ना, कानून के पढ़ने वाले लोग थे मैक्सिमम। इसीलिए हमारे संविधान को हेवन फॉर द लॉयर्स भी कहा जाता है ना, वकीलों का स्वर्ग। क्योंकि आप संविधान को संविधान की किताब से पढ़ेंगे तो सब ऊपर से चला जाएगा, लैंग्वेज बड़ी टफ है, हाँ या ना। मतलब बेयर एक्ट समझते हैं, बेयर एक्ट उठाइए और बेयर एक्ट से संविधान को समझने की कोशिश करिए तो नहीं समझ पाएंगे आप, क्योंकि भाषा बहुत क्लिष्ट है, कठिन है। क्योंकि उस पर जो भाषा है वो लॉ वाली भाषा है, हाँ या ना। फिर बहुत सारे जो मार्केट में बुक मिल रहे हैं, धीरे धीरे उन चीजों को सरल किया गया ताकि कौन समझ सके, हम और आप पढ़कर, हाँ या ना। उसके बाद भी अगर लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ें आप तो कई चीजें आज भी तुमको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या है, सरल कर दिया गया है उसके बाद। यस, तो पहले, फिर धीरे धीरे हमारा जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भारत में था वो केवल एक परिवार और ऐसे लोग चुनकर आ गए जिनके हाथ में पहले से पावर्स थे, है ना, जिनके हाथ में क्या थे, पहले से पावर थे। अब सोचिए, इसी वजह से भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत में पंचायती राज को इंप्लीमेंट करने से मना किया था। महात्मा गांधी चाहते थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे कि भारत में पंचायती राज आए। उसकी वजह ये थी, वो ये नहीं कहते थे कि पंचायती राज चीज खराब है, पंचायत होनी नहीं चाहिए, वो ऐसा नहीं कहते थे। पर उनका ये मानना था कि आज़ादी, जब हम आज़ाद
हो रहे थे उस समय गांव में जो प्रभुत्व था वो जमींदारों का था, और उस समय हमने गांव या ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों का गठन किया होता तुरंत, तो चुनकर भी कौन लोग आते? वही जमींदार लोग। मतलब पावर उन्हीं के हाथ में रह जाता जिनके हाथ में पहले से था। यस। फिर भारत के लेजिस्लेचर में और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में एक चीज दिखाई देती है कि धीरे धीरे वो पावरफुल लोग, जिनके पास सच में प्रभुत्व, जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं बेसिकली, वही लोग चुनकर आने लगे। हाँ है ना? बट हाँ, कहीं ना कहीं मायने में कुछ लोग, पर क्योंकि इनको ये तो पता होता था कि हर 5 साल में क्या होंगे? चुनाव होंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल के सारे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट के सारे मिनिस्टर्स, इस सभी इस पद पर चुनकर आ रहे हैं ना? हाँ या ना? इलेक्ट होकर आ रहे हैं। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। और जैसे ही मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई नई सरकार बनती है तो तुम 2 से 3 साल भूल जाओ कि वो काम करेंगे, क्योंकि इंडिया की एक टेंडेंसी है कि इंडियंस बहुत जल्दी भूलते हैं। हाँ है ना? हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा करे रहे, एक बार तुम्हारे साथ कुछ गलत कर जाएगा, वो तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। हाँ या ना? ये चुने हुए लोग जानते हैं कि हमें चुनाव कैसे जीतना है, तो जैसे ही तीसरा साल कंप्लीट होना चालू होता है वो काम चालू कर देते हैं। फिर 2 साल तुमको दिखाई देता है, अरे बहुत काम किया है तो इसी को चुनूंगा मैं तो बिना मतलब का। यस। फिर तुम उसी को वोट दे देते हो। भाई अब देखिएगा अभी कि अभी ये छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन होंगे 2028 में। अब देखिएगा इस 2 साल के, 1.5 से 2 साल के अंदर बहुत पोस्ट आएंगे, है ना? बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो जनता के पक्ष में होंगी, है ना? रोड बनना चालू हो जाएगा, है ना? सारी चीजें होने जाएंगी, ये सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। तो इनको पता है कि हर 5 साल में चुनाव होने हैं, और जनता इसके पास जब भी जाती है, ये काम करें या ना करें, जनता इनके पास जाती है तो इस सुनने का कोशिश तो जरूर करते हैं कि हाँ दिखाते हैं, हाँ मैं ही खड़ा हूं तुम्हारे लिए। यस। बेसिकली ये होता क्या है कि कई बार जनता ये सोचती है कि ये पॉलिटिकल नेता हमारे साथ खड़े हैं, तो ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स इलेक्ट होकर आ रहे हैं, ये 5 साल के लिए आता है। इनको पता है कि 5 साल बाद फिर से चुनाव होना है, तो इनको तो काम आता नहीं है, काम तो करते हैं ये। काम कौन करता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पर हां, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये काम ठीक से नहीं करेंगे तो ये दोबारा चुनकर नहीं आएंगे, तो ये किस पर कंट्रोल करते हैं? इन पर। समझ पा रहे हैं? ये फिर इनको कंट्रोल करते हैं ताकि ये ठीक से काम कर सकें, और ये बहुत जरूरी है। आपको लगता होगा कि सर ये तो फालतू में है, ऐसे ही बिना पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, मेन तो ये लोग हैं सर पढ़े लिखे बताओ।
ये अगर ना होंगे ना तो ये तुम्हारे लिए काम करना बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है? इनको तुमसे कोई मतलब नहीं है, रियलिटी तो ये है, इनको अपनी सैलरी से मतलब है और पैसा। इनको सच में तुमसे मतलब है, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होना है। समझ पा रहे हैं? तो इनको थैंक यू बोलो। समझ रहे हो? इनके पास तो तुम परेशान होते रह जाते हो, जा जाकर तुम्हारी बात सुनी नहीं जाती है। तो फिर या तो तुम इसके पास जाते हो और या तो फिर किसके पास जाते हो? नेक्स्ट नहीं, जुडिशरी। ठीक है, अपनी चीजों को सॉल्व करवाने के लिए जब आप परेशान हो जाते हैं तो। अब जुडिशरी ना हो तो सोचिए किस तरीके से आप इस दुनिया आप बर्बाद हो सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक गांव है, ये गांव में आप लोग कुछ लोग हैं और आप लोग कुछ लोग हैं। आप और आपकी लड़ाई हो गई। बेसिकली आप लोगों ने इनको कूटा। नहीं तो मान लेना ना, मानने में क्या जाता है भाई, कुटा भी जाओगे तो क्या ही हो जाएगा भी। सोचना बस ऐसा है ना, जाग के उठ के नहीं मार रहे हैं तुमको। ठीक है, तो मान लीजिए कि इन लोगों ने आपको मन लगा के कूट दिया, फिर आप गए और इनके अगेंस्ट आपने एफआईआर किया अंडर सेक्शन 115, 351, सेक्शन 3 एंड सो ऑफ बीएनएस, है ना। आपने एफआईआर कर दिया कि इन्होंने वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट किया है ना, हमने जानबूझकर मारने का प्रयास किया वगैरह वगैरह, आपने इनके खिलाफ केस किया। अभी देखिए, अब ये लोग फिर गए, जेब से कुछ दिए, क्या हम क्या करें? तो सामने वाले इनको सजेस्ट किया कुछ लोगों ने कि आप भी काम करिए, आप भी इनके ऊपर एफआईआर कर दीजिए, इनके काउंटर एफआईआर। और उस एफआईआर में मारपीट की नहीं, मारपीट के साथ ऐसे एलिगेशंस भी लगा दीजिए लाइक कि ये हमारे घर में आ गए थे, विमेंस को छेड़ रहे थे वगैरह वगैरह, ये वो, ये भी लगा दो। तो तुम्हारा एफआईआर इनके एफआईआर के कंपैरिजन में छोटा पड़ गया। तुमने तो लड़ाई झगड़े का करवाया था, इन्होंने तो सेक्शन 75, 74 का कर दिया। यस, महिला से छेड़छाड़ वगैरह का आरोप, तो इसमें ज्यादा सजा है, उसमें सजा तो सिर्फ कम साल की, तुरंत जमानत मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट से ही, इसमें तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो अब देखिए फंस गए आप, हाँ है ना। अब यहां फंस गए तो यहां पर अब आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर आपको बचाने आ जाएगा कौन? फिर हम खड़े हैं, लॉ बेल करवा देते हैं। एंटीसिपेटरी। अब इस बेसिस पे कि आपने पहले एफआईआर किया है और इन्होंने काउंटर एफआईआर किया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने एफआईआर किया था इसलिए, तो इस चीज को जुडिशरी समझती है कि ये क्या हो रहा है, फिर आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो ये अगर जुडिशरी देश में ना हो, यस, मैं हमेशा कह रहा हूं कि एक पक्ष हमेशा जीतता है, दूसरा पक्ष हमेशा हारता है। तो दूसरा पक्ष तो हमेशा किसी न किसी वे में गाली देता है, बट प्रयास तो यही रहती है कि न्याय हो। तो जुडिशरी में भारत में सबसे ऊपर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, हाँ या ना। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बात करते हुए भारत में कहा कि भारत में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत जरूरी हो गया है, हाँ या ना। समान सिविल संहिता, बात करेंगे उस पर आगे। तो पूरे भारत में लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए, लॉज को का इंटरप्रिटेशन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, जैसे आप आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं,
जब अगर आप संविधान की बुक उठाकर देखेंगे बेयर एक्ट, तो केवल 2 लाइन में आर्टिकल 21 खत्म हो जाती है। पर जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो करीब करीब 2.5 से 3 पेज केवल आर्टिकल 21 जाएगा। इतना बड़ा है आर्टिकल 21। तो ये आर्टिकल 21 इतना बड़ा कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ समय समय पे आपको क्या मिलते गए? अधिकार मिलते गए, राइट्स मिलती गई। अब उसके नीचे राज्यों के भीतर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया उच्च न्यायालय, जिसको हम कहते हैं हाई कोर्ट। गए हैं यहाँ हाई कोर्ट? कुछ बच्चे तो आई थिंक गए थे बीच में, अभी 26 जनवरी को मुझसे बात हुई थी आप लोगों की। नहीं गए हैं बिलासपुर? गए हैं? जाइए घूम फिर कर आए, देखिए कभी प्रक्रियाओं को। बाकी मैं किसी कभी जब मैं पार्ट 5 पढ़ाता रहूँगा ना, तो तुम लोगों को लेके चलूँगा, बढ़िया दिखाऊंगा कैसे होता है प्रोसेस। ठीक है, बैठाऊंगा अंदर ले जाके तुम लोगों को कि देख लो भाई कैसे चलती है प्रोसीडिंग्स वगैरह। बाकी तुम देख सकते हो यूट्यूब में भी, जिस दिन मेरा कल ही बता देता तो कल ही मेरा केस तुम देख सकते थे जब मैं बहस कर रहा था। बाकी किसी का भी देख सकते हो, यूट्यूब में हाई कोर्ट सर्च करोगे तो हाई कोर्ट की साइट ओपन हो जाती है। उस पर रोज जितने भी कोर्ट्स चलती हैं सब की प्रोसीडिंग्स लाइव चलती हैं, हाँ या ना, लाइव। तो आप उसको लाइव भी देख सकते हैं। ये चीज़ें हैं। जैसे ही वहाँ पर कोई चीज़ें ऐसी वहाँ पर ऐसी बातें होने लगती है जो सही नहीं है, तो फिर वीडियो ऑफ भी हो जाता है बीच बीच में, है ना। बाकी खासकर वो मैटर आप लाइव नहीं देख सकते। जैसे कोई मैटर पॉक्सो का है या वुमेन्स से रिलेटेड है, तो मैटर्स लाइव नहीं चलती हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर जो विमेन से रिलेटेड, महिला या लड़की से रिलेटेड कोई भी मामला है तो वो सामने नहीं आना चाहिए पब्लिकली, क्योंकि हमारे समाज में आज भी क्राइम, रेप एक लड़का एक विमेन का कर देता है, पर बदनाम आज भी लड़की होती है इस देश में। ये जो माइंडसेट है इसको हम नहीं बदल पाए हैं, है ना। 2025 पे पहुंच गए हैं, पर जो माइंडसेट है वो आज भी वही बना हुआ है ना। ये वाली हालत है कि जो लड़का है फ्रीली घूम रहा है और जो लड़की है बेचारी वो मुंह ढक के घूम रही है। ये वाली हालत है इस देश में। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक तो चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। और इसको बदलने के लिए कानून नहीं लाया जा सकता। ये तो समाज में खुद के बीच बदलाव वाला कॉन्सेप्ट होता है कि लोगों को सोच बदलने की ज़रूरत है कि भाई तुम गलत नज़रिए से उसको देखो जिसने गलत काम किया है। जिसके साथ गलत काम हुआ है तो बेचारे खुद परेशान है, फिर तुम उसको गलत नज़रिए से देखकर फिर ये तो गड़बड़ हो गई ना मामला। यस, तो राज्यों के भीतर मामलों को देखने के लिए, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आप आर्टिकल 32 से सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। अब आर्टिकल 226 से सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, हाँ या ना। हम पढ़ेंगे इन आर्टिकल्स को समय के साथ। और कोई भी क्रिमिनल मैटर या सिविल मैटर, समझ रहे हैं आप, कोई भी क्रिमिनल या सिविल मैटर, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में अंतर समझते हैं आप। सिविल और क्रिमिनल, देखिए सिंपल से बात समझिएगा, वो कोई भी मैटर जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी में दिखाई देता हो, समाज में एक डर की भावना पैदा होती हो, वो सभी क्रिमिनल मैटर्स में आ जाएंगी, है ना। उन्हें गवर्न करने के लिए क्रिमिनल लॉज होंगी। और ऐसा जो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच हो, 2, 3, 4 फैमिली के बीच का डिस्प्यूट हो, हाँ या ना, पैसे का डिस्प्यूट हो, जिसमें सोसाइटी इन्वॉल्व ना हो, इसका सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट ना पड़ता हो, वो सिविल लॉज के थ्रू गवर्न होते हैं। वो सिविल मामले कहलाते हैं, दीवानी मामले, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी मामले या क्रिमिनल मामले, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए तुमने गांधी चौक में किसी का मर्डर कर दिया, तो न्यूज़पेपर में छप जाएगा कि गांधी चौक में हुआ मर्डर, हाँ या ना। गांधी चौक में किसी ने गोली चला दी, या फिर ओल्ड बस स्टैंड के, ओल्ड हाई कोर्ट के पास किसी ने अपने बाइक से किसी को ठोक दिया, किसी ने राइट इंडिकेटर देते हुए लेफ्ट मोड़ दिया, किसी ने पैर से ब्रेक मार दिया, तो ऐसे न्यूज़ आ गए, तो ये क्रिमिनल मैटर्स हो गई, हाँ या ना। बट अब अगर एक व्यक्ति दूसरे से तलाक ले रहा है,
शादी कर रहा है, तो इसमें सोसाइटी को क्या लेना है, समाज में क्या प्रभाव पड़ना है? कुछ नहीं। हो सकता है तीसरे व्यक्ति को प्रभाव पड़ रहा हो कि मैं पड़ा था उसके पीछे करने के लिए शादी, मेरी नहीं हुई, उसकी हो गई, पर समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना इसका। हाँ या ना? समाज खुद प्रभावित हो जाए तो अलग बात है। जैसे अभी भी एक केस मैंने किया है जिसमें एक लड़का ने, एक लड़के और लड़की ने, दो अलग अलग जाति, गांवों में बहुत चलता है ये जाति वर्ग वाला कॉन्सेप्ट, दो अलग अलग जाति के लोग थे, ये लोगों ने आपस में विवाह कर लिया। अब जो गौड़ समाज के लोग थे उन्होंने पूरी लड़की के समाज को, परिवार को बॉयकॉट कर दिया कि ना तुमको गांव में अब खाने को मिलेगा, ना इधर उधर, ना तुम किसी सामाजिक चीजों में जुड़ोगे वगैरह वगैरह। सिविल मामला था पर उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? क्रिमिनल मैटर में। यस। फिर जिन परिवार को बॉयकॉट किया गया, बेचारे बहुत जगह गए, एप्लीकेशन दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पर किसी ने कुछ नहीं किया उनके लिए। तो फिर वो यहां आए, फिर इन्होंने डायरेक्शन दिया सीधा एसपी को, कंसर्न एसपी को, और एसपी को आदेश दिया और कलेक्टर को आदेश दिया कि भाई देखो मामले को तुरंत विदिन इतने इतने मंथ। तो फिर उस पर प्रोसेस चालू हुआ और जितने लोगों ने गलत काम किया था सबको सजा भी मिली, और फिर एक पंचायत भी बैठी और फिर सारी चीजें सॉल्व हुई। मतलब अगर जुडिशरी ना हो तो कई अधिकार आपको प्राप्त नहीं होंगे। अब जो सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स हैं, शादी विवाह, तलाक, जमीन विवाद वगैरह वगैरह, या कोई भी क्रिमिनल मैटर जहां पर एफआईआर हुआ हो, अब उसकी शुरुआत यहां से होती है, नीचे के कोर्ट से, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट्स। अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं इसको। क्या क्या न्यायालय कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। देखिए दो वर्ड आपने, जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे वहां पर भी देखेंगे। जब मैं बोल रहा हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या कोर्ट कह रहा हूं, मतलब वो कोर्ट जो है वो केवल सिविल मामले देख रही है। कौन से मामले देख रही है? और जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं द सेशन कोर्ट, कौन सा कोर्ट, मतलब वो कोर्ट कौन से मामले देख रही है? क्रिमिनल मैटर देख रही है। मतलब कोर्ट एक ही है, जज भी एक ही व्यक्ति है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पढ़ा होगा ना। तो जिला न्यायाधीश मतलब जब वो सिविल मामला देख रहा है, सत्र न्यायाधीश मतलब वो क्रिमिनल मामला देख रहा है। जब इस यहां पर मामले चल जाते हैं, यहां पर आपको सजा हो जाती है वगैरह वगैरह जो भी हो जाएगा, तो फिर तुम अपील कहां पढ़ते हो? हाई कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट से भी हार गए तो फिर तुम उसको कहां अपील कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। हाँ या ना? कहां अपील कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ये मामला है। क्लियर हो पा रहा है? यस या नो? तो ये होगी जुडिशरी की बात। ठीक है भाई। चलिए यहां से जो बेसिक चीजें मुझे बतानी थी आपको वो तो हो गई। कल से हम कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पार्ट में आ जाएंगे। आया ना? कल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की शुरुआत हो जाएगी। यस या नो? हाँ, कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के? भाई पढ़ रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ ठीक। हाँ मैं आता हूँ उस पर। देखिए कल के ही क्लास में आप डोमिनियन स्टेटस समझ जाएंगे, है ना? क्योंकि कल जब मैं पर्टिकुलर पढ़ाता हूँ, जब देखिए जब मैं जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री वाला पार्ट है जिसपे हम 1773 का एक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, है ना, वो 1919 का हो, 1909 का हो, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, ये सारे पॉइंट को मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ, शुरुआत पे नहीं पढ़ाता जानबूझ के, है ना? क्योंकि यूपीएससी अब इस वाले पोर्शन को में घुसना ऑलमोस्ट छोड़ चुकी है, तो उसको लास्ट में पढ़ना ही ठीक है। क्योंकि यूपीएससी अब डायनेमिक पोर्शन पर ज़्यादा घुसने का प्रयास करती है, ना कि स्टैटिक पोर्शन पर। बट हाँ, तुम अगर सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि ठीक है पढ़ लो उसको। सीजीपीएससी भी बहुत कम क्वेश्चंस वहां से पूछ रही है। बट मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया इमेजेस दिखाऊंगा, रियल इमेजेस,
मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कि संविधान जब बन रहा था उस समय जब बैठक हो रही थी उसकी सारी इमेजेस हैं मेरे पास, सब दिखाऊंगा बढ़िया। तो बनने की शुरुआत जब हुई तो उसके पीछे की जो बेसिक हिस्ट्री थी, जब मैं उस पर आऊंगा तो वहां पर डोमिनियन में आऊंगा, आता हूं। डोमिनियन स्टेटस एक पॉइंट है, बेसिक बात सुन लो। द साइमन कमीशन केम टू इंडिया, साइमन कमीशन द साइमन गो बैक का नारा दिया था हमने, साइमन वापस जाओ, है ना। जस्ट बिकॉज देखिए 1919 का जो एक्ट है ना भाई, बहुत सारे कानून बने थे ना अंग्रेजों के कार्यकाल में, ताकि धीरे धीरे भारत के लोगों को रिफॉर्म मिला जा सके, क्योंकि हम हमेशा डिमांड करते थे कुछ अधिकारों की, और अंग्रेज हमेशा हमें लॉलीपॉप देते थे। जैसे छोटे बच्चे को चुप कराने के लिए लॉलीपॉप दिया जाता है, वैसे ही वो भी हमें लॉलीपॉप देते थे, एक एक कानून बना के, है ना, ताकि ये अपनी आवाज ना उठाएं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को चुप कराने के लिए लॉलीपॉप दे देता है, वो खुश, हाँ या ना, या वो बड़ी चीज की डिमांड करते रहता है तो छोटा खिलौना लाके दे देता है तो वो खुश। यस, पति अपनी पत्नी को बीच बीच में कोई ना कोई गिफ्ट देते रहता है या वो उसको देता रहता है, ताकि मामला बना रहे ठीक ठाक संबंध का। बस अंग्रेज भी वही करते थे हमारे साथ, कुछ ना कुछ लॉलीपॉप जैसा देते रहो ताकि ये शांत रहकर अंग्रेजों की गुलामी को हम स्वीकार करते रहें, हाँ या ना। तो 1919 का जो अधिनियम बना था, उस अधिनियम में ये प्रावधान था कि 10 साल बाद उसकी जांच होगी। कितने साल बाद? पर ब्रिटेन की राजनीतिक बदलाव के कारण, यूरोप के राजनीतिक बदलाव के कारण, वहां लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी की आपसी लड़ाई की वजह से 1929 में जो जांच टीम बननी थी उसे 1927 में ही बना दिया गया, 1927 में। दैट इज कॉल्ड साइमन कमीशन, हाँ या ना। देन साइमन कमीशन केम टू इंडिया February 1928। वो बॉम्बे में लैंड करते हैं, उनको काला झंडा दिखाया जाता है, विरोध करते हैं। फिर अंग्रेज हमसे कहते हैं कि यार एक तो हम तुम्हारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तुमको लॉस दे रहे हैं, देखो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमने साइमन कमीशन को भी भारत बुलाया है। हम उसका इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उसमें 7 लोग थे, और 7 लोग कौन थे? अंग्रेज, कोई भी इंडियन नहीं था। अब मेरे घर में क्या चीज कहां लगेगा, बेहतर क्या होगा, मैं बताऊंगा कि ये बताएंगे? भाई मुझे अपने घर की जानकारी मुझे होगी ना, किसी और को थोड़ी ना होगी। वही चीज हमने भी कहा। तो फिर अंग्रेजों ने हमें चैलेंज दे दिया, यस चलो अच्छा इतना वो हो, चलो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। तो हमने एक कमेटी बनाई, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म की, और उन्हें भारत के सारे पॉलिटिकल पार्टी ने अधिकार दिया कि ठीक है आप हमारे लिए रिपोर्ट तैयार करिए ताकि जिसको लेकर हम अंग्रेजों के पास जाएं। रिपोर्ट का मतलब क्या? संविधान भारत का। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, और उस रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू साहब ने अपनी रिपोर्ट में, या कांग्रेस ने पहली बार डिमांड की थी डोमिनियन की। किसकी? डोमिनियन। अब डोमिनियन क्या है कल बात करेंगे, ठीक है। देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स को आप धीरे धीरे समझेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, है ना जी। ठीक है, वो न्यायपालिका समझेंगे, बट बेसिक थोड़ा सा समझ जाओ। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई क्राइम किया और आपके खिलाफ एफआईआर हुई। अब आपके अगेंस्ट केस चलेगा सबसे पहले नीचे कोर्ट में, डिपेंड अपॉन आपको कितनी, आपके ऊपर जो केस चल रहा है वो उस पर कितनी सजा है, हाँ या ना, उस आधार पर नीचे के कोर्ट उसको सुनते हैं। नीचे बहुत सारे कोर्ट्स हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, सेशन कोर्ट वगैरह वगैरह। अब मान लेते हैं कि जिला न्यायालय में एक मामला आपका चल रहा था,
और जिला न्यायालय ने आपको दे दिया सजा, हाँ या ना। अब आपको होगी सजा, मान लेते हैं 5 साल की या 7 साल की, जो भी। यस। अब आपको ऐसा लगता है कि मेरी बातों को जिला न्यायालय में अच्छे से नहीं सुना गया, तो आपके पास अधिकार होता है क्रिमिनल अपील का, CRA बोलते हैं इसको। अब हाईकोर्ट आते हैं। हाईकोर्ट में आपके पास 2 रास्ते हैं हाईकोर्ट तक पहुंचने के, या आप खुद एक वकील करवा लीजिए अपने परिवार के थ्रू, हाँ या ना। या फिर आप अगर जेल के अंदर हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या आप ST SC आदि वर्ग से आते हैं, तो जेल के भीतर ही एक आपको अधिकार मिलेगा लीगल एड का, विधिक सहायता का, जिसके थ्रू सरकार ही आपके केस को फ्री में लड़वाएगी किसी वकील के थ्रू। और वो वकील कोई सरकारी वकील नहीं होगा, वो हम ही होंगे, बट वो व्यक्ति के थ्रू नहीं आ रही, वो सरकार के थ्रू आ रही। उस केस को लड़ने का पैसा मुझे सरकार देती है। जब उस केस को मैं लड़ता हूं तो उस केस की पैसा मुझे कौन देगी? सरकार देगी, एक फिक्स्ड अमाउंट पर हियरिंग के हिसाब से। अब हाई कोर्ट में केस चलेगा। यस। अब हाई कोर्ट में हम, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस चल रहा था तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी बेल की डिमांड कर सकती थी, अगर वहां से खारिज हो गया तो हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट। जब आपका केस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था, जिला में चल रहा था, सेशन में, पर एक बार सेशन ने निर्णय दे दिया तो अब आपके पास केवल अपील का अधिकार है, और वो कहां जा सकता है? हाई कोर्ट। फिर जब हाई कोर्ट में केस आता है तो हाई कोर्ट में केस लड़ने से पहले ऐसा नहीं कि तुरंत निर्णय हो जाना है, उसमें निर्णय 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाने हैं, तुरंत नहीं होता। तो हम सबसे पहले कोर्ट से डिमांड करते हैं फॉर द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, मतलब जब तक इनका केस चल रहा है तब तक इनके सेंटेंस को सस्पेंड कर दीजिए और इनको बेल दे दीजिए एक तरह का, जब तक इनका केस चल रहा है ना। हम अपना पक्ष रखेंगे, केस हमारे फेवर में है और उस आधार पर हम इसको जीतेंगे ही। तो कोर्ट को लगेगा यार हाँ कुछ तो है इसमें जीतने लायक इनके, तो फिर आपको एक तरह से बेल दे देगा हाई कोर्ट। सामान्य तौर पर कई मामलों में मिल जाते हैं, है ना, जिसमें चीजें रहती हैं तो मिल जाता है ठीक ठाक। अब हाई कोर्ट में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कई केसेस तो और भी लंबी चलती हैं। जैसे मैंने अभी एक केस को डिस्पोज कराया, वो 2007 का केस था, है ना। पिता ने अपने ही बेटे को निपटा दिया था क्योंकि उनका बेटा अपने दूसरे बेटे की बहू के साथ गलत करने का प्रयास कर रहा था, और 2007 का केस था। अभी जाकर उस पर हुआ और जो पिताजी थे वो बरी हो गए, हाँ या ना। क्योंकि कानून क्या कहती है वो बाद में, पहले हम ये देखते हैं कि जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, जांच किया, नीचे की न्यायपालिका ने कौन कौन सी चीजों को विचारणीय रखा या नहीं रखा, उन सारी चीजों में हम कमी ढूंढते हैं और कमी निकाल के दिखाते हैं कोर्ट के सामने कि ये देखिए ये सब कमियां थी, हाँ या ना। उसके आधार पर फिर न्यायपालिका निर्णय करती है। समझ पा रहे हैं? ये वाली मामला है। अब जैसे कहीं पॉक्सो का मामला है, मान लीजिए, पॉक्सो समझते हैं, ठीक है। अगर कोई लड़की 18 साल से कम है तो, है ना, ऐसे मामले पॉक्सो में आते हैं। अब इन मामलों में अब सबसे अनिवार्य चीज होती है द डेट ऑफ बर्थ, है ना। अब सबसे पहले जब हम केस लड़ते हैं तो पहले हमें यह दिखाना पड़ता है कि वो 18 साल की है। आपको बाहर किसी को बाहर निकालना है तो सबसे पहले हमको यह प्रूफ करना होता है वो लड़की ना हो 18 साल की रियलिटी में, पर हमको कोर्ट में यह प्रूफ करना होता है कि वो 18 साल की है। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें होती हैं। चलिए आगे कल करते हैं। और कुछ बताइए।